एक बात मुझे आपको नोट करवानी है। मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। प्रदीप सिंह जी का स्वागत है प्रोग्राम में। सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मनोज कुमार सिंह जी हैं, जाने माने सेफोलॉजिस्ट। स्वागत मनोज जी। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। सर मुद्दा था कुछ और सिलेबस गया बदल। मर्जर राहुल गांधी की मर्जी से होगा कि नहीं होगा, ये बातें आप अक्सर कई जगह सुन रहे होंगे कि छोटी पार्टियां वापस मिल जाएं। बात होगी, लेकिन बात आज उससे आगे की होगी सर। और आगे की बात होगी वो बता के जो 3 दिन पहले हुआ है। इंडिया गठबंधन की मीटिंग आपको याद है दिल्ली में हुई थी। ये मेरे हाथ में वो सारे स्क्रिप्ट है जो राहुल गांधी ने वहां पर भाषण दिया उसकी अंदर की। और आप इसको पढ़ेंगे तो ही आपको यकीन आएगा कि ऐसा कहा उन्होंने, ऐसा बोला राहुल गांधी ने। ये पढ़ने पर ही यकीन आया। और मैं इसको 2-3 बार पढ़ चुका हूं। 3 पन्ने हैं और मैंने सोचा इसको हाईलाइट करूंगा सर की जो मेन बातें मैंने तीनों कागज नीले कर दिए। इसमें कोई एक ऐसी बात नहीं है जिस पर बात ना की जाए। आज मेरे पास 5 घंटे होते तो मैं 5 घंटे का प्रोग्राम कर लेता इन 3 पन्नों पे। कोशिश करेंगे हम 40 मिनट में इसको करके दिखाएं। ये हंस रहे हैं। गजब बोले राहुल गांधी, गजब मतलब गजब। राहुल गांधी ने कहा सबसे पहले और लोगों से कि सॉरी, आप लोग सब कंफ्यूज्ड हैं, आप सब कंफ्यूज्ड हैं। कौन? अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और जितनी पार्टियों के नेता थे लेफ्ट के, आप सब कंफ्यूज्ड हैं। आपको मालूम ही नहीं है इस देश के अंदर क्या हो रहा है। मुझे मालूम है। फिर वो आगे क्या कहते हैं सर, थोड़ा 5 मिनट लगेंगे, पढ़ दूं जरा मोटी मोटी बात। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये आप लोगों ने यहां कांग्रेस के बारे में बहुत कुछ कहा, मैं उन सब बातों का जवाब नहीं दूंगा। तो उन्होंने कंफर्म कर दिया कि वहां लोगों ने कांग्रेस की ही आलोचना की। उन्होंने कहा मैं इनका जवाब नहीं दूंगा। मैं जैसे भगवान शिव ने सारा जहर पी लिया था नीलकंठ ने, मैं उसी तरीके से उस जहर को पी रहा हूं। उन्होंने नाम लेके बोला, लाइक द ब्लू नेक्ड वन आई विल ड्रिंक ऑल द पॉइजन। मैं आलोचना का जवाब नहीं दूंगा। फिर उन्होंने कहा कि मेरा रोल आप लोगों से फंडामेंटली अलग है। मैं आपसे अलग हूं। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी आप लोगों से अलग है। फिर उन्होंने कहा कि आप लोग आज़ादी के बाद की व्यवस्था से निकली हुई पार्टियां हैं, हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, हमें रेजिस्ट करना आता है, आपको रेजिस्ट करना नहीं आता है, कांग्रेस को रेजिस्ट करना आता है। फिर वो आगे कहते हैं मर जाएंगे सर कटा देंगे, आरएसएस के आगे नहीं झुकेंगे। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि इस ग्रुप में एक कंफ्यूजन है, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, इनका नाम लिया। इनको कंफ्यूजन है कि इस देश में चुनाव में इवन प्लेइंग फील्ड है, बराबरी का मौका है सबको चुनाव में। ऐसा नहीं रह गया है। ये इस देश पे कब्जा हो चुका है। अब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रह गई है, सब कुछ बीजेपी आरएसएस के कब्जे में। ये बात तो पहले भी कह चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहा आपको कंफ्यूजन है, मुझे नहीं है। फिर वो आगे कहते हैं कि मेरे तृणमूल कांग्रेस में बहुत सारे दोस्त हैं, इनको लगता था मैं इनसे बात करता था, ये मुझसे कहते थे हम बंगाल स्वीप कर रहे हैं, और मैं उनसे कहता था तुम सपना देख रहे हो, तुम हारोगे। ये उन्होंने कहा। और बंगाल जाके खुद क्या कह रहे थे कि ममता जी ने बीजेपी को मौका दे दिया है आने का। ये उन्होंने चुनाव के बीच में कहा था। और यहां वो कह रहे हैं कि मुझे तो पहले ही पता था कि ये लोग हारेंगे। ठीक है। उन्होंने कहा मैंने ये गुजरात में देखा है, मध्य प्रदेश में देखा है, छत्तीसगढ़ में देखा है, महाराष्ट्र में देखा है। फिर आगे सर इसके वो कहते हैं लेकिन भले ही सारी चीजें इनके कब्जे में हों, मुझे न्यूट्रल संस्थाओं के बगैर भी लड़ना आता है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि 2000 आपको लगता है आप 2024 हारे हैं? नहीं, हम 2024 जीते हैं। ये राहुल गांधी ने पहली बार कहा, हम 2024 जीते हैं, हम हारे नहीं हैं। फिर आगे वो उसके बाद सर कहते हैं कि माइंडसेट बदलने की जरूरत है। माइंडसेट होना चाहिए कि अब हम एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे, हम प्रेस को मौका नहीं देंगे हम पर हमला करने का। माइंडसेट बदलने की जरूरत है कि हम रेजिस्ट करेंगे। मैं इस देश में 4000 किलोमीटर पैदल चला हूं, मैं जानता हूं इस देश को, और मैं रेजिस्ट करूंगा। रेजिस्ट का मतलब नीट, रेजिस्ट का मतलब महंगाई। सुबह उठो और सोचो आज मैं किस चीज को रेजिस्ट कर सकता हूं, ये उन्होंने बोला है।
जब उठो सुबह ये सोचो मैं आज किस चीज का विरोध करूं और जाओ। हाँ, क्यों टॉर्चर कर रहे हैं यार? अभी तो मैं दूसरे पन्ने में पहुंचा। अगर मैं एक शब्द भी गलत हो तो मैं सारी आलोचना मैं भी नीलकंठ की तरह पी लूंगा। अगर मैं कुछ गलत बता रहा हूं आपको, ये ऑन रिकॉर्ड में रख दूंगा सर एज डॉक्यूमेंट। फिर इसके बाद वो कहते हैं आपको लगता है कि अगला इलेक्शन जीतना है, मैं कहता हूं अगला इलेक्शन हम जीते हुए हैं, ये बोला रहा हूं। फिर उसके बाद वो कहते हैं सर नाम लेकर के, ममता जी इनको लगता है कि इनका इलेक्शन 40% चोरी हुआ, उद्धव जी इनको लगता है इनका इलेक्शन 40% चोरी हुआ, तेजस्वी को लगता है मेरे छोटे भाई को कि इनका इलेक्शन 40% चोरी हुआ। यही कंफ्यूजन है, तुम्हारा इलेक्शन 100% चोरी हुआ है। अब जिसके मन में नहीं भी है वो उसके मन में इस बात को जो है वो बैठा रहे हैं। फिर उन्होंने आगे कहा इवन सोशल मीडिया भी फेयर नहीं है, मेरे 1 करोड़ यूट्यूब फॉलोवर्स हैं लेकिन मेरा अकाउंट पूरी तरीके से सप्रेस्ड है। फिर वो कहते हैं कि अब ये सरकार नहीं चलेगी और इस देश का हाल ईरान जैसा हो जाएगा। बहुत गंभीर बात कर रहा हूं। दिस गवर्नमेंट विल नॉट सर्वाइव बिकॉज इट हैज डिस्ट्रॉयड आवर डेमोक्रेसी, इट हैज डिस्ट्रॉयड द फ्यूचर ऑफ द इंडियन पीपल। व्हाट इज कमिंग नाउ आफ्टर व्हाट हैज हैपेंड इन ईरान इज अनकंट्रोलेबल, इट इज अनकंट्रोलेबल। अच्छा, वो कह रहे हैं ईरान के बाद, सॉरी ईरान के बाद जो होगा वो अब कंट्रोल में नहीं रहेगा, एंड इट इज गोइंग टू क्रिएट अ स्पेस फॉर अस टू मोबिलाइज द मासेस। इस ईरान के बाद जो हालात देश में बनेंगे यहां हमारे लिए जो है वो मौका है। और फिर उन्होंने एक मजाक किया कि मैं आज डीएमके के लिए भी कह सकता हूं कि वो भी इस लड़ाई में हमारे साथ देगी, डीएमके भी हमारा इस लड़ाई में साथ देगी, डीएमके भी यहां पर आएगी, हमारे बीच में आएगी। और वो तो नीलकंठ है और उन्होंने कहा हमको आपस में नहीं लड़ना है। फिर अब अगली लाइन में कह रहे हैं लेकिन अगर आप मुझसे कहेंगे कि मैं केरला के एक्स चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन को जाके गले लगा लूं तो मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरी उनसे पॉलिटिकल लड़ाई है। सारी बातें कहने के बाद उन्होंने कहा कि मैं उस आदमी को गले नहीं लगा सकता, सारा जहर वो पी रहे, सबसे कह रहे हैं लड़ो मत, प्रेस को मौका मत दो, कह रहे हैं लेकिन उसको गले लगाने को मत कहना, मेरी पॉलिटिकल लड़ाई है उस आदमी के साथ। तो ये है सर राहुल गांधी। हाँ, लास्ट में वो कह रहे हैं डिप्रेस मत हो, ये मत सोचो कि हम बीजेपी को कैसे हराएंगे कैसे हराएंगे कैसे हराएंगे। मैं यहाँ इस कमरे में बैठा हूं, मुझे दिख रहा है कुछ चेहरों के ऊपर ये डिप्रेशन है। अब सर आई रेस्ट माई केस। ये झूठ और कंट्रडिक्शन का पुलिंदा है जिस पर मुझे लगता है शायद चर्चा भी हम लोगों को नहीं करनी चाहिए थी। पहली बात, पहला झूठ जो पहली बात आपने उनकी बताई कि हम फ्रीडम स्ट्रगल की पार्टी है, वहाँ से निकल गए हैं। वो पार्टी कब की ख़त्म हो चुकी है? वो पार्टी पहली बार ख़त्म हुई जब 69 में स्प्लिट हुआ, फिर 78 में हुआ, और उसके बाद जब सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी तो जो कांग्रेस थी जो फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल थी वो पार्टी ख़त्म हो चुकी थी। और अगर फ्रीडम स्ट्रगल की बात करेंगे तो इतने तथ्य बाहर आएंगे कि मुंह छिपाना मुश्किल हो जाएगा। दुनिया में कौन सी फ्रीडम स्ट्रगल की पार्टी है जिसके खिलाफ लड़ रही है उसके 15-15 अध्यक्ष जो है उसी व्यवस्था के हों। ब्रिटिश अधिकारी जो है पहला अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का, तो कौन सा फ्रीडम स्ट्रगल लड़ा आपने? किससे लड़ा? जवाहरलाल नेहरू को जिस तरह की सुविधा जेल में मिलती थी, 2 कमरे मिलते थे, एक में सोने के लिए, एक में लोगों से मिलने और दूसरे काम के लिए स्टेनोग्राफर या मतलब असिस्टेंट मिलता था। ये आपने सुना है किसी फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल नेता को ये सब सुविधाएं मिलती रही हों? और आप जो है माउंटबेटन और उनकी पत्नी के जो डॉक्यूमेंट्स है जो लंदन की लाइब्रेरी में रखे हुए हैं, साउथ हॉल की लाइब्रेरी में, उनको आप पब्लिश करवा दीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कांग्रेस का सच क्या है। तो पहली बात तो ये कि फ्रीडम स्ट्रगल की पार्टी आज जो कांग्रेस है वो नहीं है। वो कह रहे हैं हमें रेजिस्टेंस आती है। नहीं कर सकते आप। अरे भाई 22 साल दिया इस देश ने आपको। 2004 में आप पहली बार एमपी बने थे, कौन सा रेजिस्टेंस दिखाया आपने? आप बताइए ना क्या उपलब्धि है? 10 साल इसमें से 22 साल में से आपकी पार्टी की सरकार रही, उसकी एक उपलब्धि तो गिना दीजिए।
बताइए कि आपकी सरकार की क्या उपलब्धि रही, क्या किया। आपने इस देश को फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में पहुंचा दिया, और अब जो ये देश बड़ी 5 इकोनॉमीज में आ गया तो देश बर्बाद हो गया। सर, वो फंडामेंटल आर्गुमेंट ये कर रहे हैं कि इस देश के अंदर सारी संस्थाओं पे कब्जा हो चुका है, चुनाव अब फेयर नहीं है, चुनाव में उनको मालूम ही नहीं है कि उससे पहले क्या होता और वो कह रहे हैं मैं इस बात को समझ चुका हूं, इंटरनलाइज कर चुका हूं, आप लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि ये चुनाव लड़के कोई जीत रहा है, नहीं, वो चुनाव चोरी कर रहा है, और आप लोग अभी भी वैसे ही चुनाव में जाते हो जैसे आपकी नॉर्मल इलेक्शन लड़ते हो। हाँ, तो केरल में क्या हुआ? अब जीत गए थोड़ी भाई, बताएंगे। कर्नाटक में कैसे सरकार बन गई, तेलंगाना में कैसे बन गई, हिमाचल प्रदेश में कैसे बन गई? अगर सब चुनाव चोरी हो गया, सारी संस्थाएं जो बिक गई हैं, मतलब आप जो बोल रहे हैं थोड़ा सोचिए तो कह क्या रहे हैं। जो परिस्थिति सामने है, अब कांग्रेस पार्टी का राज रहा 1952 से, बल्कि 47 से कह लीजिए 70 के आखिरी दशक तक, बल्कि 1980 तक छिटपुट कहीं कहीं राज्यों में सरकार बन गई, तो सब चुनाव चोरी का था, सारी संस्थाएं कॉम्प्रोमाइज थी। इसका मतलब वो ये थोड़ी कहेंगे, वो तो कहेंगे हम तो बड़ा नहीं, वो ना कहे, दूसरे लोग तो सवाल उठाएंगे भाई, जब आप ये कह रहे हैं तो दोनों की तुलना कर लीजिए। कैसे कांग्रेस सब चुनाव जीत रही थी? कांग्रेस में सब देवदूत थे, जनता जो है घर से निकलती थी टीका लगा के और जाके कांग्रेस पार्टी को चंदन लगा देती थी, आरती करती थी। अब आप जरा सा इमेजिन तो कीजिए सर, आप सीन इमेजिन कीजिए कि वहां उस कमरे के अंदर वो सारे लोग बैठे हैं, ममता जी, सोनिया जी से लेकर हर आदमी, और राहुल खड़े होकर ये स्पीच कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए वो लोग क्या फील कर रहे होंगे जब राहुल गांधी उनको बार बार ये कह रहे हैं कि आप लोग नहीं समझ रहे, तो वो लोग मैं जानता हूं, आप नहीं जानते। वो फील कर रहे होंगे कि इस आदमी को कभी नहीं समझा सकते। लेकिन अखिलेश यादव का जो नेचुरल रिएक्शन होगा ना, जो अंदर भाव आ रहा होगा, वो अगर शब्दों में आता तो वाकई सुनने लायक होता कि अंदर नहीं, क्या केवल रहा होगा। अखिलेश नहीं, सबका मतलब अखिलेश का, क्योंकि यूपी के लोग या बिहार के लोग इस तरह की जब परिस्थितियां होती है ना, तो खास तरह का रिएक्शन सामने आता है। तो उस संदर्भ में मैंने कहा नहीं, अब ये तो राहुल गांधी की स्पीच ऐसी है जैसे मतलब मैं आपसे ज्यादा जानकार हूं, सॉर्ट ऑफ कि मैं लीडर हूं, अच्छा, मैं हूं इस ग्रुप का लीडर। हाँ, ये वो उस भाव से दी गई बिल्कुल, स्पीच है। वो एकदम ऑन करते हुए। और सोचिए कि कह रहे हैं कि मैं विष पी लूंगा, मैं कुछ कहूंगा नहीं, और सब कुछ कह भी दे रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि आप लोगों की जो पार्टी है उसमें रेजिस्टेंस का मुद्दा नहीं, आप लोग चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं, आप लोग भ्रम में रहते हैं, नीतीश जी को हमारे चलते बाहर नहीं गए, केरल के वो लेफ्ट वाले लीडर पिनराई विजयन से मैं मिलूंगा नहीं, सारी बात आप सुना दे रहे हैं, और फिर भी उसके बाद ये कहना कि मैं कुछ कहूंगा नहीं। मतलब एक और बड़प्पन दिखाना होता है ना। एक और करें, जितनी पार्टियां और लीडर वहां बैठे थे वो सब रेजिस्टेंस से, कांग्रेस से लड़कर आए हैं। उनकी जो भी आज राजनीति है, ये मजेदार बात है, वो कांग्रेस से लड़कर ही जीत कर आए हैं, वो रेजिस्ट करके आए हैं, रेजिस्ट कांग्रेस को करके आए हैं। रेजिस्ट उनको करके। मालूम है रेजिस्टेंस क्या होता है। लंबा समय, दशकों उन्होंने विपक्ष में बिताया है, पहले दिन से सत्ता में नहीं आ गए। पैदा प्रधानमंत्री के घर में उनमें से कोई नहीं हुआ। तो मुलायम राहुल गांधी सिंह को रेजिस्टेंस शब्द का राजनीति में मतलब क्या होता है ये भी नहीं पता है। ऐसा व्यक्ति ही इस तरह की बात बोल सकता है, और मुझे नहीं लगता है कि किसी की भी राय राहुल गांधी के बारे में बदली होगी इस भाषण के बाद। तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि वो राय थी क्या उनकी पहले। उनकी राय कि भैया आपसे ना हो पाएगा, अच्छा हो कि आप राजनीति छोड़ दीजिए। ये वहां बैठे लोगों को लग रहा होगा, निश्चित रूप से लग रहा होगा, आप निजी रूप से बात करके देख लीजिए। ये जो मैं जिस भाषा में बोल रहा हूं, इस भाषा में नहीं बोलेगा कोई, और जिस भाषा में बोलेगा उसको आप बोल नहीं सकते यहाँ। पर अगर राहुल जी का भाव ये है कि आप लोगों से ना हो पाएगा, तो आप सब लोग हमको नेता मानिए, हम जो कह रहे हैं वैसे चलिए, और अगर ना पार्टी भी ना चल रही तो पार्टी भी हमें मिला दीजिए। ये उनकी भावना हो सकती है, लेकिन जो उनके साथ बैठे थे उनकी भावना नहीं हो सकती थी, क्योंकि तेजस्वी ने देख लिया था उनको साथ देकर। अब तत्कालिक हुआ बिहार का चुनाव, क्या रिजल्ट हुआ, पूरी चुनाव की रूपरेखा को ही आपने बदल दिया। तेजस्वी कहीं के नहीं रुके। तो आप चाहते क्या हैं विपक्ष माने अपने सहयोगियों से, ये सहयोगी भी नहीं समझ पाते हैं, और सहयोगियों को लगता है कि यदि हम राहुल के साथ कुछ सहयोग करेंगे तो हमारा कितना नुकसान होगा, इसका वो आकलन नहीं कर पा रहे हैं।
हर राज्य का चुनाव का आप यदि आकलन कीजिए, वोट परसेंटेज के हिसाब देखिए कि कांग्रेस कड़ी कहाँ है। आप एक एक स्टेट में जाइएगा तो उनसे बड़ी पार्टियां वहां की रीजनल पार्टियां हैं। चाहे ममता के भी ले लीजिए, हार गई, सत्ता से बाहर हैं, लेकिन कांग्रेस का क्या वहां वोट परसेंटेज है? कैसे हार गए ना सब, लेकिन तो सब हारने के बाद भी तो कांग्रेस बढ़े हैं। तो मैं कांग्रेस ये को भाषा तभी निकलती है जब वो आदमी को पता चलता है। आज ये सारे हारे हुए पिटे हुए लोग बैठे हैं। नहीं, देवेंद्र जी ने अरे एक भाई, बात आप स्टेट वाइज गिनना शुरू कीजिए। 60 साल से तमिलनाडु में नहीं है, 50 साल से पश्चिम बंगाल में नहीं है, 40 साल से बिहार और जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है, उड़ीसा में 30-40 साल से नहीं है। एक एक राज्य आप गिनते जाइए कि कितने दशक से नहीं है, साल की बात नहीं है, कितने दशक से कांग्रेस वहां सत्ता में नहीं है, सत्ता की दावेदार नहीं है। तो ऐसे में आपने कहां रेजिस्टेंस दिखाया, कहां लड़े भाई? अब आपको 22 साल मिले तो 22 साल में कोई एक स्टेट तो आप वापस ले आते कांग्रेस के पास। अब वो कह रहे हैं हम आपस में लड़ेंगे नहीं, क्योंकि अखिलेश जी बैठे थे सामने, और अच्छा है कि केजरीवाल जी नहीं थे वहां पे, नहीं तो वहीं लड़ लेते दोनों। नहीं, लड़ाई होती या ना होती, लेकिन इतना है कि अखिलेश जी ने जो कहना था उन्होंने इनके भाषण के पहले सुना दिया। हाँ। कि बड़ा दिल रखिए, बड़ा दिल रखिए बोला। लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा कि मैं विष पीऊंगा और कुछ बोलूंगा नहीं, यदि अखिलेश की बातों को मान गए होते हैं और विष पी लिए होते तो शायद होता कि इस माने जो वहां पे बैठक हुई थी वो उसमें कोई सार्थक बातें निकल कर आती। इस बैठक के बाद, उनके स्पीच के बाद क्या निकल कर आया कि क्या इंडी गठबंधन किस तरीके से संगठित होकर चुनाव लड़ेगा, कोई ऐसा रूपरेखा तो अभी तक नहीं दिखा है। उन्होंने ममता को बचाने की बात कही, उन्होंने अखिलेश को जिताने की बात कही, क्या कहा? सिर्फ आलोचना के सिवा कोई ऐसी बात हो कि हम अखिलेश के साथ लड़कर किस तरीके से जिता लेंगे, ममता मेरे साथ आएंगी तो ममता का क्या हो सकता? क्या उनके भाषणों में इस तरह का कोई रूपरेखा देखा? सर वो ये कह रहे हैं चुनाव तो हम जीत जाएंगे, बस एक रहो, लड़ो मत। कैसे एक रह सकते हैं? हम सौरव जी को आलोचना करके, उनको गाली देकर, और हम उम्मीद करें कि हम एक रहें। यदि ममता के आप जाकर चुनाव के बीच में आप ये बोले कि इन्होंने बीजेपी का दे दिया और ममता सबसे भ्रष्ट सरकार है और ये करके, और कहते हैं कि आप हमारे साथ रहिए। सर एक चीज मुझे और लग रही है कि भी 2-4 लाइनों पे मेरी और नजर पड़ी है, जो उन्होंने नीलकंठ वाली बात कही, कहा शैव ट्रेडिशन में जैसे जहर पी लिया जाता है ऐसे मैं सारी आलोचनाओं को पी जाऊंगा। वो कुछ स्पिरिचुअल बात है, रिलीजियस बात है, व्हाटएवर, मतलब वो उन्होंने कोई धारणा अपने बारे में बनाई है, अपने बारे में कोई धारणा उन्होंने बनाई है। मैं पढ़ रहा हूं, आपको भी लगेगा। एक जो नीलकंठ वाली बात के बाद वो क्या कह रहे हैं, फ्रॉम माई परस्पेक्टिव आई एम मोर देन हैप्पी टू एब्जॉर्ब एनी क्रिटिसिज्म फ्रॉम एनी क्वार्टर। मैं कोई भी आलोचना सुनने के लिए तैयार हूं, बिकॉज फॉर मी दिस इज अ रिलीजियस ड्यूटी, दिस इज अ स्पिरिचुअल ड्यूटी टू एब्जॉर्ब ऑल सॉर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म। दिस इज नो लॉन्गर पॉलिटिक्स, and I promise you I will bear every single humiliation that I have to bear to knit this group together and make it succeed. इस समूह को एक रखने के लिए और कामयाब बनाने के लिए मुझे जो भी अपमान सहना पड़े मैं वो अपमान सहने के लिए एक रोक के सबको बताना चाहता हूं, एक झारखंड की बात बताता हूं। एक हमारे अच्छे मित्र मुख्यमंत्री थे, 2016 की बात बता रहा हूं, 2016-17 की बात बता रहे हैं। चुनाव के बाद वो आए मिलने यहाँ के लिए, अहमद पटेल ने सारा कुछ लाइनअप किया था। जब वो लौट कर गए तो उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा मैं किसी उस वर्ड नहीं यूज करा, आदमी नहीं देखा था। आगरा का बंद हो गया, हमें लगता है कि खोलना चाहिए, ये वर्ड उन्होंने यूज किया था। उन्होंने मुख्यमंत्री जो थे राहुल गांधी जी के लिए। ये कौन से मुख्यमंत्री? झारखंड की मैं बात बता रहा हूँ, उसे 2016 वो निकल चुके वही थे। मैं कह रहा हूँ, जब 2016 बता ही रहे हैं, झारखंड बता ही रहे हैं, मुख्यमंत्री बता ही रहे हैं। वो इस मीटिंग में थे, वो इस मीटिंग में थे, वो मीटिंग में थे और उन्होंने ऐसा बात बोला, ये इस मीटिंग में, हाँ इस मीटिंग में भी थे। और उन्होंने आज कांग्रेस के साथ है और उन्होंने राज्यसभा का जो सीट का शुक्र है जो किया है वो मैं दिल से उस व्यक्ति को धन्यवाद दे रहा हूं जिसने इस कार्यक्रम में डिस्क्लेमर लगवाया। बॉस ये वो यंगेस्ट सीएम का था कि मैं जा रहा हूं उनसे समर्थन मांगने के लिए कि कैसे हो, और वो आदमी मुझसे कह रहा है कि तुम्हारी औकात क्या, आप सरकार में रहोगे वहां। अच्छा, मैं कांग्रेस के कारण आपकी सरकार बची हुई है। और वो चीफ मिनिस्टर है, वो चीफ मिनिस्टर था, उस समय हट गया था। दोबारा वो जीत कर आया तो आप साथ में खड़े हो जाए। तो आ क्यों नहीं जाते वो इधर? वो आएंगे ना, क्योंकि उनको पता है कि वो क्रिश्चियन वोट मेरा सड़क जाएगा,
बस क्रिश्चियन वोट के चाल में है कि अब ट्राइबल नाम ही लेने में रह गया नहीं, वो थे, हेमंत थे। हेमंत सोरेन नहीं, लेकिन वो ही कह रहे हैं, मेरा जो अपमान करना है आप लोग कीजिए, जिसको और कुछ मेरे बारे में जो कहना है कीजिए, ये समूह एक रहना चाहिए इंडिया गठबंधन का, और मैं इसको कामयाब बनाऊंगा, ये मेरी ड्यूटी है। भाई अपनी पार्टी को एक रख पाते, अपनी पार्टी को कामयाब बना पाते तो एक उदाहरण प्रस्तुत करते कि देखिए ये मैंने करके दिखाया है। भाई कोई आप उदाहरण तो प्रस्तुत करेंगे ना कि ये मेरी सोच है, ये मेरा मॉडल है, पॉलिटिकल रास्ता कौन सा अख्तियार करना चाहिए और उस पर चलकर मैंने ये हासिल किया। कोई तो एक हो भाई, आप 22 साल में कुछ तो दिखाएंगे। 22 साल में आपने क्या किया, क्या उपलब्धि है? सर मुझे नहीं पता वो कितना पीछे का सोचते हैं और कितनी और हिस्ट्री जानते हैं। उनको केरला याद है, सीधी सी बात, उनको ये दिख रहा है मैं अभी केरल जीता हूं, आप बाकी सब आ रहे हो। तो भाई सब सारे संस्थान कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, फिर भी आप केरल जीत जाते हैं। तो कैसा जो है, क्योंकि पिनराई विजयन वाला जो रेफरेंस लाए हैं, इसका मतलब ही है कि दिमाग में केरल घूम रहा है उनके। कि हमने लेफ्ट को हराया, और क्योंकि लेफ्ट वालों ने ये कहा था कि भाई किस आधार पे हमें ये कहा गया, वहाँ पे राहुल गांधी जी ने जाके वहाँ पे कहा कि हम लोग बीजेपी की बी टीम हैं, तो उस बात पर उनका रिएक्शन ये सामने आया। इसमें एक चीज़ और सौरभ इंटरेस्टिंग वे में देखिए, अगर कि राहुल गांधी अंदर बैठक में इस बात को कह रहे थे अपने अपोजिशन के नेताओं के साथ, दूसरी भी एक बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की बैठक में वो कहा। राहुल गांधी के जितना स्टेटमेंट आप उठा के देखें हैं, मैं और सामने वाले हर दल को ह्यूमिलेट करना। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को देखें जिनके अपने दम पर वो एनडीए के सहयोगी घटक दलों को जीत हासिल होती है। एनडीए किसी भी नेता से बात कीजिए तो वो ये बताएंगे कि हमारी जो जीत होती है मोदी के चलते जीत होती है, लेकिन कहीं उनके पूरे स्पीच में आपको ये दिखा कि वो सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच। उसके बाद फिर राहुल गांधी ये कहेंगे कि नरेंद्र मोदी तो बस तानाशाही चलाते हैं। इंटरेस्टिंग है, जबकि वो अपनी उपलब्धियां ही बता रहे थे हाँ तब भी, लेकिन उसमें उसके बावजूद सबको एकदम साथ लेकर चलना, और यहाँ हारे हुए लोग भाषा वैसी नहीं दिखा रहे हो। थी आप इसमें तो सिर्फ सी कह रहे हैं, मतलब कि मैं अच्छा और तुम ह्यूमिलेट कर रहे हो, बाकियों को ह्यूमिलेट करना। अब ये कहने का क्या मतलब है कि 90%, 40%, 90 का आंकड़ा कहाँ से आएगा? ममता बनर्जी 90% श्योर हैं कि वो हराई गई हैं मैनेज करके। उद्धव ठाकरे 40% श्योर हैं कि मैनेज करके हराए गए हैं, 60% श्योर है कि नहीं हम हार गए हैं। मतलब बेतुकी बात जो कि गले ना उतरे, वैसे भी आप रिस्पेक्ट कैसे कमांड करेंगे? इसका मतलब एक और है सर, इसका मतलब वो ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने, मैंने जब ये वोट चोरी की बात उठाई तो आप लोगों ने मेरा उतना साथ नहीं दिया। बिहार के इलेक्शन से वोट चोरी की बात शुरू हुई। तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा जब निकाली राहुल गांधी की वोट चोरी यात्रा के बाद, उन्होंने एक बार वोट चोरी की बात बोली थी उस यात्रा में। तो राहुल गांधी इससे यही याद दिला रहे हैं कि ये मैं कब से कह रहा हूं और तुम लोग नहीं मेरा साथ दे रहे हो। नहीं, वो तो उससे पहले भी बहुत कुछ कह रहे थे, उनकी ही पार्टी साथ नहीं दे रही थी। जब चौकीदार चोर है का नारा लगा रहे थे तो उनकी पार्टी में कितने लोग साथ दे रहे थे? उन्होंने तो उसकी ये तो शिकायत भी सोचते की ना। क्या तुम लोग, आप लोगों ने मेरी बात को और रिजल्ट के बाद भी एम्पलीफाई नहीं किया। रिजल्ट के बाद भी कि अगर आप लोगों ने किया होता तो ये बहुत बड़ा इशू हो सकता था। लेकिन इसमें जो सबसे हाईलाइट जिसको आप सौरभ कहें ना, जो बार बार इस बात को कहते भी रहे हैं कि 2024 में मेरे अलावा कोई नहीं मान रहा था कि हम लोग जीतेंगे, और लेकिन ये हुआ, तो आप फिर से सब लोग बिलीव कीजिए। मतलब 2024 के इलेक्शन में अभी भी वो अपनी जीत मान रहे हैं। वो जीत मान, कहाँ बैठे हो, नेता प्रतिपक्ष के हो कि देश के प्रधानमंत्री बने हुए हो? हारे हुए हैं आप, 99 पे पहुंच गए तो आप जीत मान रहे हैं। वहां 240 जो अपने दम पर लेकर आए उसकी हार मान रहे हैं। वो ये मान रहे हैं कि ये 99 आए, अगर फेयर इलेक्शन होता तो मेरी मेजोरिटी आती। नहीं, लेकिन उसमें वो लाइन, उसमें ये नहीं था। मतलब वो कह रहे हैं कि आपको लगता है हम हार गए, उसमें बता रहे कि हाँ हम हारे नहीं। तो ये 99 कैसे आया था? चोरी से आया था इतने के बाद? तो 99 क्यों छोड़ दिया गया था? इसके लिए आप मतलब सब पे कब्जा किया और अपनी सीट घटा ली। गूगल करिए, वो मैप पे डालिए, नहीं, वो तो सुनहरी शायद- बाग वहां मिलेगा जवाब। यही कठिनाई है राहुल गांधी के लिए कि जो बातें वो करते हैं उसमें किसी तरह का सिर पैर नहीं होता। नहीं, और सर, लोगों आप को आओगे हंसी मजाक नहीं सर, नहीं, हंसी समझे, मजाक आप समझे नहीं। वो आदमी बहुत समय से ये कोशिश कर रहा है कि मैं इस देश को ये बता पाऊं, समझा पाऊं नहीं, मतलब मैं इनको मनवा पाऊं कि देश में इलेक्शन चोरी से जीती जा रही, भाजपा चोरी से जीत रही, और मेरी कोई बात मान नहीं रहा। क्यों मानेगा? हाँ, आप ये गलत बात बोल रहे हैं और चाहते हैं कि सब मान जाए। ये ठीक है, लेकिन उनका ये प्रयास बहुत टाइम से है कि ये लोग माने। वो बार बार क्या कहते हैं, जनजी सड़कों पे, एक दिन में जनजी को ये बात मनवा दूंगा कि इस देश में इलेक्शन चोरी हो रहा है और जनजी सड़क पे आ जाएगा। उनका हाल का स्टेटमेंट है। वो अलग बात है कि कोई मानने को तैयार नहीं है।
मानने को तैयार हो तो वाकई लोग भाई, सड़कों पे आ जाएं। कोई भी थोड़ा भी समझ होती तो सोचता कि मैं इतना बोल रहा हूं, कोई क्यों नहीं तैयार हो रहा मेरी बात मानने के लिए। दूसरी पार्टियों को छोड़िए, मेरी पार्टी के लोग क्यों नहीं मान रहे? तो कहीं तो मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं। तो मैं कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा हूं। मैं जो बोल रहा हूं वो अंतिम सत्य है। आपकी ड्यूटी है उसको स्वीकार कर लीजिए। इस भाषण के बाद वो जो एकता कराना चाह रहे थे, वो एकता बढ़ी होगी या नहीं, जो सोच रहा होगा एकता की, वो भी तय कर लिया होगा कि इनके साथ तो नहीं जाना। तो अखिलेश को तो जाना पड़ेगा, लेकिन यूपी में वो मजबूरी की बात अलग है, टेक्टिकल अलायंस की बात अलग है। मन से साथ मिलकर लड़ना, साथ चलना, वो एक अलग चीज होती है। कंपेयर कर लीजिए आप, आंध्र प्रदेश में देख लीजिए चंद्रबाबू नायडू और नरेंद्र मोदी का साथ, और उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश यादव का साथ, आपको समझ में आ जाएगा। चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बनने के बाद से क्या क्या किया है उन्होंने आंध्र प्रदेश के लिए। आप बताइए ना, 4 राज्यों में सरकार है कांग्रेस की, कांग्रेस ने क्या किया, उनके मुख्यमंत्रियों ने क्या किया है। हिमाचल प्रदेश में सैलरी देने का पैसा नहीं है। कर्नाटक में आपको एमएलएस को डेवलपमेंट का फंड देने का पैसा नहीं है। तो आप बताइए कि आपकी सरकारों ने क्या उपलब्धि की है। वही एक मॉडल पेश करते कि देखिए हमारी एक सरकार है, उसने ये कर्नाटका का बताना चाहिए उनको। कर्नाटक में अच्छा मौका मिला, उनके वो 5 वादे थे, वो भी उनको बताना चाहिए उसका क्या असर हुआ है। उनके बड़े दिल का एक चीज है, उत्तर प्रदेश में बता दे रहे हैं कि अखिलेश यादव कहेंगे कि आपको इतनी सीटें पर लड़नी है चुनाव, इससे ज्यादा नहीं देंगे, और वो बड़ा दिल दिखाएंगे मैं इतने सीट पे ही लड़ूंगा, तब जाकर समझौता होगा। इतने मजबूरी के बाद भी अखिलेश हारते हुए भी उनको लगेगा कि मैं हार रहा हूं, तब भी वो कांग्रेस को सीटें नहीं देंगे। उनको पता है कि इससे ज्यादा सीट देने से मुझे कितना नुकसान है। वो सिर्फ ये दिखाने के लिए और वोट समीकरणों को बनाने के लिए कुछ सीटों के साथ उनके साथ समझौता करेंगे। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि अखिलेश यादव आगे मजेदार बात याद आ गई। इसी मीटिंग के बाद जब सब लोग बाहर निकल रहे थे, तो अखिलेश यादव कैमरे पे बोलते हुए सुने गए कि किसी को बोल रहे हैं, अपने साथी को बुला करके, उनकी पार्टी का कोई समर्थक होगा, कि कांग्रेस वाले हमारे खिलाफ लिख रहे हैं, जरा पता करो कौन कौन है। हाँ। ये तो एकता का एक मॉडल था। तो मैं बता रहा हूं, मीटिंग से निकलते ही बाहर गेट पे, तो ये मतलब ये लोग मिलके कुछ कर पाएंगे, कुछ रेजिस्टेंस जैसे वो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, इसी के अचानक बाद आपने देखा ना, वो अर्जेंट मीटिंग कॉल हुई सारे जनरल सेक्रेटरीज की, प्रदेश अध्यक्षों की, उसी में ये डिस्कस हुआ कि सब हर आदमी सड़क पे उतरेगा। हाँ, और ये सारा अभियान वगैरह सब तय करना, वो चीज़ तो ठीक है कि चलो आप अपोजिशन में हो तो निश्चित तौर पे आपको ऐसे इश्यूज पकड़ो और प्रोटेस्ट करो। स्पीच जब आप देते हैं सहयोगी दलों के साथ, तो स्पीच ऐसा होना चाहिए जिसमें आप रिस्पेक्ट कमांड कर सकें, उनके दिल में ये जगा सके कि हाँ, ये व्यक्ति हमें लीड करेगा। ये थोड़ा डिमांड कर रहे थे। हाँ, ये जबरन थोप रहे थे अपने आप को। आपके स्पीच का कंटेंट हो ऐसा कि तुम सब लोग बेवकूफ हो, सिर्फ बुद्धिमान मैं हूं। कंटेंट देखकर वो आपसे प्रभावित हो जाए। जैसे नरेंद्र मोदी के केस में क्या होता है कि जब भी कोई स्पीच देते हैं, फिर सहयोगी दलों के नेताओं से बातचीत कीजिए, तो वो अंदर सुन के आ जाता है। अरे ये बताइए चलिए, क्योंकि आप सबसे ज्यादा लोगों में जाते हैं, हम सब में, इनके सहयोगी और इनके बीच में रिश्ते कैसे हैं? आप सबको जो भी जानता हो, जैसे अखिलेश यादव और राहुल के रिश्ते कैसे हैं? तो मैक्सिमम तो एकदम ऐसे ही समझ में आता है कि एकदम नॉन सीरियस अप्रोच वाली धारणा रखते हैं राहुल गांधी के बारे में। दोस्ताना टाइप का ऐसा कुछ नहीं? मुझे अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला जो राहुल गांधी को उस रूप में। कम्युनिकेशन के स्तर पर कहें आप, तो प्रियंका और अखिलेश प्रियंका गांधी का तो मतलब जवाब ही नहीं है। अगर राहुल गांधी से आप तुलना करें तो उनके सहयोगी दलों को तो छोड़ दें, बीजेपी के तक के नेता ये बताते हैं कि ये कम्युनिकेट कैसे करते हैं। क्या लगता है उनको कि राहुल खुद को सुपीरियर समझते हैं? हाँ, और एकदम कि एक अलग दुनिया में रहते हैं, अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं। एरोगेंस इस लेवल का है कि जैसे पार्लियामेंट में आमतौर पर सौरभ क्या होता है कि पार्लियामेंट कॉरिडोर में जब आप गुजर रहे होते हो, तो किसी भी दल का कोई भी सांसद हो, हार्डली मैटर्स, वो एक दूसरे को ग्रीट कर लेते हैं, आप उसको जाने या ना जाने, क्योंकि एक ही हाउस में बैठ रहे होते हैं। राहुल गांधी के केस में नहीं होता। वो राहुल गांधी बगल से गुजर के निकल जाएंगे। वो जिनको अगर 2-4 लोगों को जिनको जान रहे होंगे, बस उनसे, इसके अलावा उनको मतलब ही नहीं होता है कहाँ जा रहे हैं। तेजस्वी और राहुल के रिश्ते कैसे? मुझे लगता है कि बस चुनाव तक ठीक रहते हैं। बात भी चुनाव भर में होती है? सिर्फ बात ही चुनाव भर होती है, मजबूरी से ज्यादा कुछ नहीं है। और वो जिनका आप नाम नहीं ले रहे थे, हेमंत जी का, उनका भी वही स्थिति। वो तो अब डिस्कशन भी नहीं करते हैं। मुझे जहां तक पता है कि वो बहुत ज्यादा उनसे नहीं रहते हैं। वो सोनिया से मिलना ज्यादा पसंद करते हैं, प्रियंका से ज्यादा मिलना पसंद करते हैं, उनसे मिलना उतना पसंद नहीं करते। ओके। वो उन्होंने तो अपने, उनके चूंकि उस समय पिताजी जिंदा थे, उन्होंने कहा कि तो ये लोगों ने तो हमें हुमलेट किया है कांग्रेस वाले ने,
मेरी मजबूरी पॉलिटिकल नहीं रहती यहाँ पे कुछ जगहों पे, तो मैं इनके साथ कभी नहीं जाता। ओके, ममता और राहुल के रिश्ते? अरे नाम भी नहीं सुनना चाहती ममता बनर्जी, राहुल गांधी। अच्छा, ये तो संजय राउत ने ही बता दिया था अभी। ये तो गुस्सा हो जाती थी कांग्रेस का नाम लो तो। हाँ, कांग्रेस से ज्यादा राहुल गांधी का नाम लो। ममता बनर्जी के लिए ये उनका अपमान था कि आप राहुल गांधी का नाम लें उनके सामने। अच्छा, बातचीत की तो बात छोड़ी भाई, जो पब्लिकली उन्होंने कहा कि त्रिपुरा का चुनाव जो पिछला था, उनका मैंने राहुल गांधी को फोन किया कि दोनों पार्टियां अलायंस कर लें, दोनों को फायदा होगा। बोली, उसके बाद राहुल गांधी ने जवाब तक नहीं दिया। ये है कम्युनिकेशन। उन्होंने तो राहुल गांधी को बीजेपी का स्टार कैंपेनर भी कहा हुआ है। वो तो बहुत बाद में कहा। ममता बनर्जी ने बोला हुआ है। और कौन रह गया? स्टालिन। और जो आपने बोला ना कि राहुल गांधी ने क्या क्या, सोचिए कि राहुल गांधी बंगाल में गए तो ममता बनर्जी के बारे में क्या बोले थे, और इस बैठक में आप क्या कह रहे हैं। तो जनता को क्या समझ में आया कि इस तरह से अगर डुअल बातचीत आप करेंगे कि पब्लिकली जाकर कुछ और बोलिए, बंद कमरे में बोलिए कि नहीं नहीं आपको तो हरा दिया गया सिस्टम क्योंकि मैंने था इसलिए आप हार गए। तो आप सोचिए ना कि ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में आ रही हैं, तो जनता क्या धारणा बनाएगी राहुल गांधी के बारे में और कांग्रेस के बारे में। अच्छा, ये धारणा तो राहुल गांधी के मन में तो कम से कम साल 1.5 साल से तो है ही। 100%। एक आपने तमिलनाडु का पूछा, देवेंद्र जी ने जवाब नहीं स्टालिन दिया। वाला। स्टालिन वाला मौका प्रस्त दोस्ती जिसे कहते हैं, उसी तरह का दोस्ती था। समय के हिसाब से उन्होंने दोस्ती किया और समय के हिसाब से, और ये उदाहरण इस बैठक में सबसे ज्यादा देना चाहिए कि आप कितना मौका प्रस्त आदमी हैं। नहीं बोला गया वहां, डीएमके यहाँ नहीं है। हाँ। डीएमके क्यों नहीं है वहां, सवाल उठा था। तो ये मौका प्रस्ती दोस्ती, तभी तुमको कहना पड़ा कि मैं आई एम श्योर अखिलेश यादव रेजिस्ट नहीं करने की बात आएगी, इनसे लड़ने की बात आएगी तो डीएमके आज भी हमारे साथ है। तभी उनको बोला। तो और डीएमके उनके साथ है नहीं। है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। और अब लगातार आप इशूज पे देखेंगे जिसमें पहला झटका उन लोगों को लगेगा ये डिलिमिटेशन वाले पे, जब वो उनके हिसाब से उसमें पार्लियामेंट चेंजेस होंगे वो में करेंगे, बगल में बैठने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। इशू की और बात तुरंत तो एकदम से आ गया कि हाँ इनके साथ नहीं बैठना है। एक तो ये कि इस बात को कंफर्म जो देवेंद्र जी और इंडिया टीवी आपको अब तो कई मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते से बता रहा है कि ये डिलिमिटेशन और वुमेन रिजर्वेशन बिल आने ही वाला है और सारी तैयारी उसी की। इसको आज जयराम रमेश जी ने कंफर्म कर दिया है, कांग्रेस पार्टी के नेता, और उन्होंने पोस्ट करके लिखा है कि आज से पहले कभी नहीं हुआ कि कोई होम मिनिस्टर 2/3 बहुमत जुटाने का ऐसा प्रयास कर रहा हो। उन्होंने कहा इंजीनियर पैदा करने की कोशिश कर रहा हो, और इससे पहले और मॉनसून सेशन में इसकी कोशिश हो रही है। द सेल्फ स्टाइल्ड चाणक्य has been humiliated on April 17th when the NDA could not get the requisite 2/3 majority and और यही उनके साथ दोबारा होगा। पहले एक बार बेइज्जती हो चुकी है, अभी इस बार दोबारा होगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार अभी भी गए हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर गए हैं गृहमंत्री अमित शाह से मिलने, जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं अब से थोड़ी देर पहले उनकी मुलाकात चल रही है। लेकिन दूसरे नंबर्स के हिसाब से सौरभ देखें कि अब बीजेपी को किसी बड़े दल को मैनेज नहीं करना है। बीजेपी का आंकड़ा टीएमसी और डीएमके के बाद, टीएमसी वाले मंडे को मिल रहे हैं स्पीकर से, डीएमके के साथ ऑलरेडी बातचीत चल रही है कि जो जो उनके चेंजेस चाहिए वो किया जा रहा है। तो आंकड़ा ऑलमोस्ट 340 के आसपास पहुंच रहा है, और जो सीटें खाली हैं तो 362 का आंकड़ा और घट के 360 आएगा। मतलब 20 नंबर आपको मैनेज करना है। तो 20 नंबर मैनेज करने के लिए आपको किसी दल को साथ लाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा फ्लोर मैनेजमेंट सिर्फ कर लेना है। ऐसे दल हैं भाई, वाईआरसीपी, बीजेडी, वही कह रहे हैं कि उसमें फ्लोर मैनेजमेंट कर लेना है। 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद इतना काम करना है। पहले के हिसाब से क्या था कि चंक इतना बड़ा था कि वो आपको दलों को मैनेज करना पड़ता। अब उस रूप में मैनेज करने की जरूरत नहीं है, फ्लोर मैनेजमेंट कीजिए। He is busy breaking opposition parties and making a complete mockery of democracy. The fight is on. His evil designs must not and will not succeed. इस बार सौरभ जब बिल आएगा ना तो पास होने के लिए ही आएगा। आएगा तो पास ही होगा, आएगा भी और पास भी होगा। पिछली बार वो पास कराने से ज्यादा ये था कि इन दलों को एक्सपोज करना है, माहौल बनाना था। सहमत है सर? बिल्कुल, मैसेजिंग के लिए था, एक्सपोज करने के लिए था। नहीं, इस बार जब आएगा तो पास ही होगा निश्चित रूप से। आप देखिए, मतलब संख्या बता रही है, जो डेवलपमेंट हो रहा है पॉलिटिकल वो बता रहा है। तो उसके लिए कोई ज्योतिषी होने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से संख्या बदल रही है, अब उद्धव ठाकरे को क्या जरूरत थी कहने की कि हम सपोर्ट करेंगे? अभी तो बिल आया नहीं भाई। बिल आए, पढ़ो, उसके बाद कहो कि हम सपोर्ट करेंगे कि विरोध करेंगे। वो 9 में 7 जा रहे थे। हाँ, इसीलिए तो इसलिए जो है उनको मालूम है कि अगर ये 7 को बचाना है तो 9 को का वोट दिलवा। अच्छा, मेरी एक बड़ी मजेदार आलोचना सुनिए। वैसी सौरभ अगर नौबत आ गई ना, अगर वैसी नौबत आ जाए नंबर्स मैनेज करने की, तो जो सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि उसमें से
आप समझ भी सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के कई सांसद पार्टी के तौर पर नहीं, लेकिन इंडिविजुअल तौर पर तो वो ऐसे हैं कि अगर गृहमंत्री अमित शाह दिख जाएं तो पैर भी छू लेते हैं। वो होता एकदम, है एकदम। एक बार अगर एक फोन कर दें बधाई के लिए जन्मदिन पे तो उसका वीडियो उसका बना वीडियो बाहर आता है। तो वो आप समझ सकते हैं कि अगर उसके बाद अगर एक फोन सिर्फ ये चला जाए कि चलो आ जाओ इधर, उधर गैर नहीं, आ भी नहीं जाओ। मैं जब कल पूछ रहा था आपसे बिल के लिए आ जाओ कि गैर हाजिर हो कल जाओ। मैंने जब आपसे पूछा था सपा वाले आएंगे, तो फिर आपने कहा नहीं, आप समझे दोनों फर्क मैं क्या कर रहा हूँ कि सपा को तोड़ के कोई अलग घटक दल टीएमसी नहीं, मॉडल ऐसा वो नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल सांसद जैसे 370 वाले पे भी आपने देखा ना कि कांग्रेस के सांसद भी गैर हाजिर रहे, नहीं। वो हैं आज कांग्रेस में। अखिलेश कहते हैं भाई सबको रहना है और नो पे बटन दबाना है, लेकिन तो भी उसमें से 20-10 गैर हाजिर हो जाएंगे। 100% अगर गृहमंत्री अमित शाह कह दें आप ज्यादा मुझे उकसाएंगे तो मैं नाम बोलना शुरू कर दूंगा तो मत कीजिए। लेकिन मैं देखता हूँ कि किस प्रकार से अमित शाह जी अगर थोड़ा सा मुस्कुरा दें, थोड़ा सा कुछ कर दें, तो किस प्रकार का रिस्पेक्ट वो लोग दिखाते हैं। तो अगर थोड़ा इंडिकेशन ये हो जाए कि आपको गैर हाजिर रहना है, आपको ये ऐसे करना है। कांग्रेसी भी हैं, हो चुके हैं पहले भी, 370 में आपने देखा नहीं, और आज वो सांसद कांग्रेस में हैं अभी भी। ऐसा नहीं है कांग्रेस छोड़ के वो बीजेपी में आ गए हैं, लेकिन उस दिन गैर हाजिर है। तो उसमें ये फ्लोर मैनेजमेंट वर्ड जो मैं कह रहा हूँ, इसी संदर्भ में कह रहा हूँ कि आपको फिर कुछ सांसदों को टारगेट करके उनको हिसाब से समझाना होगा, ये बहुत जरूरी कौन है। साथ आ सकता है, कौन एब्सेंट कर सकता है, किसकी उस दिन तबीयत कौन खराब जो हो है जाएगी, अचानक बीमार पड़ सकता है, ये सब भी तो होता है। किसका फ्लाइट डिले होगा। आपका काम तो बहुत बढ़ जाएगा। अभी 500 कॉन्स्टिट्यूंसी, फिर 800 कॉन्स्टिट्यूंसी हाँ, ये रहेगा, लेकिन एक ये भी होगा ना, 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन भी रहेगा तो ये भी तो नुकसान है। ये भी आ रहा है क्या? 1 नेशन 1 इलेक्शन भी आ रहा है एजेंडा में तो है, लेकिन उसमें अभी समय टाइम लगेगा। पहली प्रायोरिटी है अभी, उसकी तो अभी कमेटी महिला की आरक्षण बैठक और चल रही है, delimitation। हाँ ये प्रायोरिटी है और ये आएगा। रेजिस्टेंस का क्या होगा? मुझे तो कहीं कोई रेजिस्टेंस इस बात को दिख रही है कि हम सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे। जो दिख रहा है उसको मानेंगे नहीं, जो हमने सोचा है उसको सब लोग मान ले। ये है उनकी रेजिस्टेंस की परिभाषा, कि हम जो कह रहे हैं उसको मानो, हमको गलत मत समझो, सिर्फ हम ही सही हैं, तुम सब लोग गलत हो। ये जब तक माइंडसेट रहेगा कुछ नहीं बदलने वाला कांग्रेस। अच्छा, रायबरेली जीत जाएं, अमेठी जीत जाएं इस बार तो ठीक है, अमेठी जब हार गए थे तो गड़बड़ था। अच्छा है कि ये स्पीच जो है सारी बाहर आ गई। आप रात को पढ़ लीजिएगा सर रोज। दोबारा टॉर्चर। बहुत शुक्रिया दरअसल, मैं इतना ही था। प्रदीप जी, मनोज जी, देवेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका।